यही है ना, सही है ना, ये सही है ना। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ ईथर पढ़ा था और आज हमारा डिस्कशन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर पर होगा और उसके बाद फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको कराएंगे। केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज आज डिस्कशन में आएगा। तो पहले लिख लेते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। पहला पॉइंट देखेंगे, अगर हम ईथर की बात करें तो ये लेस पोलर होता है, जैसा कि आप जानते हो। लेस पोलर, लेस रिएक्टिव, और ये एक्टिव मेटल जैसे पोटेशियम, सोडियम, इनके साथ रिएक्ट भी नहीं करता है, एक्सेट्रा। पोलरिटी देखोगे तो कैसे आएगा, ये पोलरिटी का साइन है। अगर हम एक ऑक्सीजन से कार्बन की कनेक्टिविटी देखते हैं तो डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, और इस तरह से। अरे ये कब से बंद करके रखा था, लेक्चर स्टार्ट होते ही चलाने लगा मशीन ऊपर यार। देखो, ईथर आर लेस पोलर, लेस रिएक्टिव। एक सेंटेंस करके लिख लो भी। ईथर आर लेस पोलर, लेस reactive, less polar, less reactive. It does not react. It does not react with active metal. It does not react with active metal like potassium, sodium, etc. It does not react with active metal like sodium, potassium, etc. अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन के बीच के बॉन्ड को देखें तो ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ शिफ्ट हो जाएगा, जिसके वजह से इस पे डेल्टा माइनस क्रिएट होगा और जस्ट अपोजिट साइड कार्बन पे डेल्टा प्लस डेवलप होगा। तो इसी को हम डाइपोल मोमेंट बोलते हैं। डाइपोल मोमेंट क्या होता है, जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर आ जाए तो उस सिस्टम को डाइपोल बोलते हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज बहुत ही क्लोज डिस्टेंस पर आ जाए तो वो डाइपोल मोमेंट बोला जाता है। जैसा कि आप लोग फिजिक्स में पढ़े होंगे, तो ये बॉन्ड लेंथ तो काफी स्मॉल डिस्टेंस ही हुआ और इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस डेवलप हुए हैं, तो इसी को हम डाइपोल बोलते हैं। तो ये एक वेक्टर इधर से, ये वेक्टर इधर से, दोनों इक्वल तो है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, इसलिए इनका रिजल्टेंट जीरो नहीं होगा।
अक्सर लोग ईथर को बोलते कि नॉन पोलर है, नहीं नहीं, ये पोलर होता है, इसकी पोलरिटी कम होती है, इसकी पोलरिटी कम होती है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर के वजह से ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। दूसरा पॉइंट लिख लीजिए, बेसिक नेचर। दूसरा पॉइंट लिख लो, बेसिक नेचर। अगर आप देखेंगे बेसिक नेचर में, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, इसके वजह से ये लेविस बेस की तरह बिहेव करता है, लेविस बेस की तरह बिहेव करता है। अगर मैं एक ईथर लेता हूं C2H5O, इस पे 2 लोन पेयर हो गया, इसका C2H5, और इसका रिएक्शन मैंने HCl के साथ कराया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो लोन पेयर है इससे अटैच होगा H प्लस आयन के फॉर्म में, और यहाँ पर आपको एक H ऐड हो जाएगा, प्लस चार्ज लोन पेयर CH3 एंड CH3, और ये ब्रैकेट के बाहर Cl माइनस लग जाएगा। इसको बोलते हैं डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। C2H5 है तो C2H5 कर लेते हैं। डाईइथाइल ऑक्सोनियम क्लोराइड। सेम चीज अगर हम C2H5O, C2H5 लोन पेयर H2SO4 के साथ रिएक्शन करा दीजिए, तो यहाँ पर भी ये H प्लस आयन लेगा, और यहाँ पे बनेगा क्या, C2H5 HSO4। H प्लस आयन ये लेगा, और इसके बगल में अगर आप देखो उस स्ट्रक्चर को मैं ओपन करके लिख देता हूं, उससे ज्यादा क्लियर होगा। C2H5O, C2H5O पे H हमने ऐड कर दिया है, H2SO4 का ये प्लस, और HSO4 माइनस, ये बन गया। H2SO4 में से H प्लस आयन इसको मिल गया, तो इसका नाम होगा डाईइथाइल ऑक्सोनियम हाइड्रोजन सल्फेट। हाइड्रोजन सल्फेट। मैं लिखवा दूंगा, सेंटेंस जो बोल रहा हूं मैं लिखवा देता हूं। पहले आप ये रिएक्शन लिख लीजिए, फिर मैं सेंटेंस लिखवा दूंगा। ठीक है, लिखिए। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर
due to presence of lone pair on oxygen atom, due to presence of lone pair on oxygen atom, ether behave as a Lewis base. Ether behave as a Lewis base. Lewis base. लाइन चेंज करके लिखिए, when ether react with cold concentrated acid, when ether react with cold concentrated acid, then oxonium, ये लिखा हुआ है, then oxonium ions is formed. Oxonium ions is formed. लिख लिया, लाइन चेंज करके लिखो, ईथर फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विथ, या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं जिसे, ईथर फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड विथ लेविस एसिड, ether form coordinate covalent bond with Lewis acid like BF3, AlCl3, RMGBr. इसके साथ देखेंगे तो ईथर कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि ये लेविस बेस है। तो यहां पर देखो, कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड जिसे आप बोलते हो, तो ये आपका हो गया B और यहां पर F3 है। इसी को डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। देखिए, इसने अपना एक लोन पे इसको डोनेट करेगा वेक्टर के फॉर्म में, तो इसे कोऑर्डिनेट कोवैलेंट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड बोलते हैं। Due to presence of lone pair on oxygen atom, due to presence of lone pair on मैं रिपीट कर रहा हूं, कुछ बच्चे नहीं लिख पाए, उनके लिए मैं रिपीट कर रहा हूं। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑन ऑक्सीजन एटम, ईथर बिहेव एज ए लिविस बेस। ईथर बिहेव एज ए लिविस बेस। ईथर रिएक्ट विथ कोल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। When ether react with cold concentrated acid, then oxonium ions is formed. Then oxonium ions is formed. Ether form coordinate covalent या dative bond with Lewis acid like BF3, AlCl3, RMGBr. यहां पर हमने देखा। तो ये हमने ईथर के थोड़े से बेसिक नेचर को देखा कि ये लिविस बेस की तरह वर्क करता है, क्योंकि ऑक्सीजन पे लोन पेयर है। बस मैंने यही प्रूफ करने की कोशिश की है। अगर हम हेलोजिनेशन देखें, जैसे क्लोरीनेशन अक्सर लोग पूछते हैं, हेलोजिनेशन दूसरा पॉइंट ऐड कर लीजिए। दूसरा क्या, तीसरा पॉइंट हो गया, पहला दूसरा तीसरा। तो हेलोजिनेशन में क्लोरीनेशन कर लीजिए। क्लोरीनेशन यहां पर स्पेशली C2H5O C2H5 को लेकर ही लोग पूछते हैं।
अगर डार्क में कराएंगे तो एक एक हाइड्रोजन Cl से रिप्लेस होते हैं, अगर लाइट H लेते हैं तो सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। एक एक हाइड्रोजन आप क्लोरीन से रिप्लेस करेंगे। C2 स्ट्रक्चर को ओपन कर देने में अच्छी बात है, CH3 CHCl O CHCl CH3। डार्क में एक एक क्लोरीन आते हैं दोनों साइड, जबकि हम लाइट में करेंगे तो सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे। Cl2 लाइट Li या H न्यू लिखा रहेगा तो भी आप सारे हाइड्रोजन को क्लोरीन से रिप्लेस कर देना। तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूं C2Cl, सारे H लिख रहा, C2Cl5 प्लस हाइड्रोजन जितने हैं, कितने 10 है तो 5Hcl। कितने हाइड्रोजन निकाला, 5 प्लस 5 10 HCl हो जाएंगे। तो ये आप इंफॉर्मेशन को ध्यान में रखेंगे, ये इंफॉर्मेशन को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्लोरीनेशन करते हैं डार्क और लाइट में, तो ईथर का यहाँ पे स्पेशली इस केस में डाई इथाइल ईथर में लाइट के प्रेजेंस में सारे हाइड्रोजन क्लोरीन से रिप्लेस हो जाते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर हम ईथर का रिएक्शन कराते हैं डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड H2SO4 में, तो दोनों से अलग अलग रिस्पॉन्स मिलता है। अगर डाइल्यूट H2SO4 लोगे तो ईथर का हाइड्रोलिसिस करते हो तो दोनों ही अल्कोहल मिलेंगे। जैसे मान लीजिए अगला पॉइंट, अगला नंबर 4, रिएक्शन ऑफ ईथर विथ डाइल्यूट H2SO4 या फिर कंसंट्रेटेड H2SO4, दोनों से डाइल्यूट एंड कर लो। तो डाइल्यूट H2SO4 लोगे, जैसे R1 R2 डाइल्यूट लिया तो ये ऑब्वियसली आपके सामने H2SO4 H2O आ जाएगा, तो दोनों ही अल्कोहल बन जाएंगे। अगर आप डाइल्यूट H2SO4 लेते हो तो दोनों अल्कोहल बन जाएंगे, जबकि हॉट कंसंट्रेटेड H2SO4 लेते हो दोनों ही सिमेट्रिकल ले लेते हैं। तो इसमें क्या हुआ, एक H हट के R लग जाएगा बस, तो आपके सामने RHS4 बन जाएगा। जरा इसी के बेसिस पे आप ये प्रोडक्ट कंप्लीट करिए। C2H5O C2H5 ईथर के काफी सारे अच्छे रिएक्शन आपको आगे देखने को मिलेंगे, अभी परेशान मत होइए, थोड़ा बेसिक कवर कर रहा हूं मैं। तो यहाँ पर H2SO4 हमने लिया है, डाइल्यूट लिख दिया, और यहाँ पर हमने H2SO4 लिया कंसंट्रेटेड लिख दिया। अब दोनों का प्रोडक्ट आप बनाएं।
अगर R1 R2 लोगे बेटा तो दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा, काम तुम्हारा थोड़ा बढ़ जाएगा, इसलिए मैंने कर दिया है। अगर आपका मन है तो R1 R2 फिर R1 फिर एक और बढ़ा के लिख ले। इसके बहुत सारे इंटरेस्टिंग रिएक्शन हैं। PCl5 एंड PbrF3 फ्लोरीन ना लेके क्लोरीन ब्रोमीन ले लीजिए, ज्यादा अच्छे से रिएक्टिविटी की एफिशिएंसी मिलेगी। तो रिएक्शन ऑफ ईथर विथ PCl5 या एंड BCl3, अगर हम ईथर लेते हैं R1 R2 और यहाँ पर हमारे सामने है PCl5, जैसे कि आपने अल्कोहल में कराया था सेम पैटर्न पर यहाँ पर भी वैसे ही कराना है। तो यहाँ पर Cl R2Cl प्लस POCl3 अगर हम यहाँ पे लेते हैं 3 ईथर, दोनों सिमेट्रिकल लेंगे तो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे BCl3 के लिए तो एक ClR के साथ जाएगा, उसका जो बेसिक पॉइंट है यानी कि एल्कोक्साइड आयन वो बोरान के साथ कंबाइंड होगा। तो 3RCl प्लस BOR का होल थ्राइस, और इसका जो प्रोडक्ट है डाइल्यूट है तो दोनों एल्कोहल बना दीजिए, C2H5OH 2 टाइम्स, और यहाँ पर है तो इसके लिए क्या करना है, आपको जस्ट बस H हटा के C2H5HSO4 बनाना। अब यहां से आपका अच्छे रिएक्शन अब स्टार्ट होंगे जो थोड़ा लॉजिकल होंगे, जिसमें थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा। यहां से जो आपको बता रहे हैं अब थोड़ा लॉजिकल होगा, काम के रिएक्शन आएंगे। रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HI एंड HBr। फिफ्थ हो गया, 6 नंबर हेडिंग डाल लीजिए, यहां से थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिएक्शन ऑफ ethers with HI and HBr। HI एंड HBr के साथ ईथर के रिएक्शन देखने हैं, ये बहुत काम का है, थोड़ा ध्यान देने की जरूरत होगी।
अभी टेस्ट का डेट अनाउंस हो जाएगा बेटा, क्यों परेशान होते हो? अनुराग कुमार, टेस्ट के लिए परेशान ना हो, अभी पेपर सेट करने में थोड़ा टाइम लगता है बेटा, अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन बना रहे हैं, रेडी होते ही आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो रिएक्शन ऑफ ईथर विथ HiNH जैसा कि आपको बताया गया है कि ईथर लेविस बेस है, तो वो Hi और HBr के H+ आयन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। उसी से डिसाइड होता है कि रिएक्शन SN1 होगा कि SN2 होगा, किसका अल्कोहल बनेगा, किसका आयोडाइड बनेगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ईथर लिया R1, ये ईथर है, इससे HI या HBr ये दोनों ही H+ आयन देंगे, ये दोनों ही H+ आयन देंगे। तो H+ आयन अगर आप इसको देते हो तो यहां पर देखिए साहब, R1 R2 H+ आयन, ये प्लस चार्ज। यहाँ पे दो सिनेरियो क्रिएट होते हैं, यहाँ पे दो सिनेरियो क्रिएट हो रहे हैं। अच्छा बराबर दिख रहा है ना? क्योंकि थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, अगर कोई दिक्कत हो तो बताओ। इनको बराबर दिख रहे हैं बच्चों को? मेरे व्हाइट बोर्ड इस पे फ्लेक्सिबल है, उधर से ही है ना? हाँ, तो R1 और R2 को हमने देखा। अब यहाँ पे बातें देखनी पड़ेगी। अगर इनमें से कोई भी कार्बोकेटायन स्टेबल हुआ, R1 या R2, दोनों में से कोई भी कार्बोकेटायन स्टेबल है, तो रिएक्शन SN1 की तरफ चला जाएगा, रिएक्शन SN1 की तरफ चला जाएगा। अगर दोनों ही अनस्टेबल है तो रिएक्शन SN2 की तरफ चला जाएगा। वही चीज देख रहे हैं। अगर पहली बात यहां पर है SN1, इफ R1 कोई भी कार्बोकेटायन R1+ या फिर R2+ स्टेबल, अगर आपका R1+ या R2+ स्टेबल है, दो में से कोई भी, तो रिएक्शन SN1 की तरफ चला जाएगा, कार्बोकेटायन बनेगा। अगर SN2, इफ कार्बोकेटायन आर नॉट स्टेबल, मतलब इफ R1+ और R2+ अनस्टेबल, कार्बोकेटायन जो बन रहे हैं वो स्टेबल नहीं है, तो रिएक्शन SN2 की तरफ चला जाएगा। अब वो हम एक दो एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कैसे क्या हो रहा है। जैसे एग्जाम्पल 1 है, ये हमारे पास ईथर है, इस पर हम HBr का एडिशन करना चाहते हैं। सपोज करो HBr है तो H+ और Br- आपके पास है, तो इसका H+ आयन पहले इस पे ऐड होगा। तो यहाँ पे अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पर ऐड करेंगे, तो H+ ऐड किया तो कार्बोकेटायन इसके ऊपर आ गया। अब चीजें यहाँ पे देखनी है, दोनों में से कोई भी प्लस चार्ज स्टेबल है तो वो फॉर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे प्लस चार्ज, ये टर्सरी कार्बोकेटायन स्टेबल होता है, इस पे प्लस आ जाएगा, बाकी बचा हुआ CH3O इधर आ गया, तो कार्बोकेटायन बन गया ना। दोनों साइड प्लस रख के देखना पड़ता है। शॉर्ट फॉर्म भी बता दूंगा कि कैसे डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखेंगे। तो ये SN1 हो गया, फिर बचे हुए पोर्शन को Br- दे दिए कार्बोकेटायन को। इस तरह से आपके सामने ईथर का रिएक्शन कंप्लीट
हो गया। कार्बोकेटायन स्टेबल है तो स्टेबल वाले कार्बोकेटायन को हैलाइड वाला पोर्शन दूसरे वाले को क्या मिल जाता है, OH। तो ये SN1 पे जाता है। तो आपको समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं पहले SN1 वाले ही 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं। SN1 वाले ही 2-3 एग्जाम्पल दे रहा हूं, आप उसका आंसर करें। इस पे HBr का एडिशन करें। इस पे HBr का एडिशन करें। इस पे भी HBr का एडिशन करें, दोनों से आप उसका प्रोडक्ट बनाएं। सारे रिएक्शन SN1 के ही हैं। आपको डिसाइड करना है कि किधर OH लगेगा, किधर Br लगेगा, बस प्रॉब्लम यही पर है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ईथर का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप देखेंगे आज एम्स के क्वेश्चंस वगैरह कराएंगे तो काफी टाइम इस चीजों को उन्होंने रिपीट किया है, पूछा है। जरा देखते हैं, मैं शॉर्ट फॉर्म तरीके से करूंगा। मैंने क्या किया, दोनों तरफ प्लस चार्ज रख के देख लिया भाई कोई प्लस चार्ज स्टेबल है, तो हमने देखा तो ये प्लस चार्ज मेरा स्टेबल है, स्टेबल है प्लस चार्ज ये। तो यही से डिसाइड हो गया कि ये SN1 की तरफ जाएगा। तो SN1 की तरफ जाएगा तो इसका मतलब ये कार्बोकेटायन बनेगा, तो कार्बोकेटायन बनेगा तो ये प्लस माइनस, तो माइनस इधर जाएगा तो OH इसके साथ चला जाएगा। दोनों साइड प्लस चार्ज रख लो। दो में से कोई भी प्लस चार्ज स्टेबल है, इसका मतलब वो कार्बोकेटायन बनेगा, इसका नेगेटिव वाला पोर्शन उसको दे दो और आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। CH2Br फिर CH3OH हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब मैंने सेम पैटर्न पर यहां पे देखा, सेम पैटर्न पे मैंने यहाँ पे देखा, यहाँ पे प्लस चार्ज, यहाँ पे प्लस चार्ज। इस वाले प्लस चार्ज को मैं स्पेशली जानता हूं, 1 डिग्री तो है लेकिन ये डांसिंग रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज्ड है। डांसिंग रेजोनेंस जिसमें कि बेंट ऑर्बिटल वैकेंट ऑर्बिटल से स्टेबलाइज हो जाता है, ओवरलैप कर जाता है। तो इसका मतलब कि ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, रिएक्शन SN1 की तरफ जाएगा और ये कार्बोकेटायन है तो इसका निगेटिव वाला पोर्शन इसके साथ ऐड कर दो, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम सॉल्व हो गया।
तो ये आपको क्या करना है, दोनों साइड बेटा प्लस चार्ज रख के देख ले। अगर दोनों में से कोई भी प्लस चार्ज किसी फैक्टर से स्टेबलाइज हो रहा है तो रिएक्शन SN1 के अकॉर्डिंग जाएगा। स्टेबल वाले प्लस चार्ज को एसिड का नेगेटिव वाला पोर्शन दे देना, आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। अब हम बात करते हैं अगर दोनों साइड प्लस चार्ज स्टेबल नहीं रहा तो, अगर दोनों साइड प्लस चार्ज स्टेबल नहीं रहा तो एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। एग्जाम्पल 4 ले लेते हैं। अब हमारे पास इस तरह का सिचुएशन है और इस पर मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं HI का। बताइए क्या बनना चाहिए, किसके पास आयोडीन जाएगा, किसके पास अल्कोहल होगा। इसको सॉल्व करें। किसके पास आयोडीन होगा, किसके पास अल्कोहल होगा, इसको सॉल्व करो। अरे भाई रिंग एक्सपेंड नहीं करते। यहाँ पे ये कार्बोकेटायन में ये ज्यादा स्टेबल है। परसेंटेज का डिफरेंस थोड़ा 2% का अंतर होता है। ये 36 तो ये 38%, लेकिन मेजर यही बनाता है। यहाँ पे रिंग एक्सपेंड मत करना, ठीक है। इन दोनों में देखोगे तो रिलेटिवली ये ज्यादा स्टेबल है, इसके वजह से आप रिंग ओपन मत कर देना। हाँ कुछ बच्चों ने प्रोडक्ट लिखना शुरू, मैकेनिज्म भी लिख दे। तो यहां पर हमने क्या किया, ये ईथर है, ऑब्वियसली H+ आयन लेगा, ये प्लस ये माइनस। यहाँ पे मैंने H ऐड कर दिया, प्लस आ गया। अब क्या प्रॉब्लम हुआ कि आपको I- अटैक कराना है और I- अटैक कराते समय आप देखेंगे कि इसका कार्बोकेटायन तो बन नहीं रहा है, तो किधर से अटैक करेगा, जिधर से क्राउडिंग कम होगी, लेस क्राउडिंग। लेस क्राउडिंग वाले से ही अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये अपना इधर ले लेगा तो दोनों हो जाएगा। तो यहाँ पे छोटे वाले अल्काइल ग्रुप को ही हैलाइड वाला आयन मिलेगा, छोटा वाला अल्काइल ग्रुप पर ही जाएगा। यही से रिएक्शन SN2 होता है। तो यहाँ पर OH और CH3I, तो इसका मतलब छोटे वाले को हैलाइड, और इससे पहले जिसमें SN1 था उसमें बड़े वाले को हैलाइड जा रहा था, क्योंकि बड़ा वाला ही कार्बोकेटायन स्टेबल बना रहा था बाई चांस। अब यहां से आप डायरेक्ट कर लीजिए, कार्बोकेटायन दोनों शायद स्टेबल नहीं है, तो जो छोटा वाला है उसको आयोडीन दीजिए, बड़े वाले को OH। आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। ये OH हो गया, ये CH3I हो गया, ये CH3I हो गया। देख लीजिए, कोई डाउट है तो बोलिए। भाई इन दोनों कार्बोकेटायन को देखो, ये दोनों 1 डिग्री कार्बोकेटायन है, न तो रेजोनेंस है, न 3 डिग्री है, न डांसिंग रेजोनेंस है। तो कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं जो इनके कार्बोकेटायन को स्टेबलाइज कर सके, इसलिए टूट के अलग नहीं होगा, ऐसे ही फॉर्म में रहेगा। और उसी टाइम आयोडीन अटैक करेगा तो आयोडीन उसी साइड से अटैक करेगा जिधर से क्राउडिंग कम हो या बल्कि ग्रुप कम हो, तो छोटे वाले को ही आयोडीन मिलेगा और रिएक्शन SN2 के अकॉर्डिंग जाएगा। प्लस I से उतना कार्बोकेटायन स्टेबलाइज नहीं होता बेटा, अदरवाइज सारे कार्बोकेटायन स्टेबल होंगे।
ठीक है, अदरवाइज सारे कार्बोकेटायन स्टेबल होंगे। अगला पॉइंट लिखिए, कंबसन ऑफ ईथर। कंबसन ऑफ ईथर, जब हम ईथर को ऑक्सीजन के साथ हीट करते हैं तो CO2 और H2O प्रोडक्ट बनता है। लिखिए, कंबसन ऑफ ईथर में लिखो, व्हेन ईथर heated with when ether heated with oxygen, then CO2, when ether heated with oxygen, then CO2 and H2O, CO2 and H2O product are formed। तो यहां पर देखिए CN H2N प्लस 2O प्लस O2 ऑक्सीजन के साथ हीट किया, अब यहां पर बनेगा CO2 प्लस H2O। रिएक्शन को बैलेंस करिए, इस पर मैं क्वेश्चन दूंगा, रिएक्शन को बैलेंस करें। रिएक्शन को बैलेंस करो। आप सीक्वेंस में नंबर लिखे, यहाँ का और यहाँ का नंबर एक ऑर्डर में लिखे। स्पेशली ऑक्सीजन वाला, सिर्फ ऑक्सीजन का ही कोफिशिएंट लिखो, चलो बाकी सब अपने आप हो जाएगा। ऑक्सीजन के कोफिशिएंट को लिखो। हाँ, कुछ बच्चे सही कर रहे हैं, कुछ बच्चे उसमें भी परेशान हैं, कुछ बच्चे उसमें भी परेशान है। चलिए पहले आप कार्बन को देखिए, CN, कार्बन एक ही जगह है तो इसका मतलब यहाँ पर N। फिर हाइड्रोजन को देखिए, 2N प्लस 2, यहाँ पे आप N+1 बोल दे तो आपकी बातें बन जाएगी, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन बैलेंस हो जाएगा। अब ऑक्सीजन की बात आती है तो देखिए 2 टाइम्स है, यहाँ पे 2N और ये है N+1, टोटल ऑक्सीजन आना चाहिए 3N+1, तो 1 तो यहाँ पे ऑलरेडी है, तो इससे हमें कितना चाहिए 3N। तो यहाँ पे अगर मैं 3N/2 कर दूं तो मेरी बातें बन जाएगी। यहां से एक ऑक्सीजन, और इसको जब तू सॉल्व करेगा तो 3N/2 इंटू 2, तो ये आ जाएगा 3N+1, मैच कर जाएगा। तो ये बैलेंस इक्वेशन लिख लो, इस पे मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप उसको सॉल्व करो। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट
फाइंड आउट नंबर ऑफ, फाइंड आउट, चलो अच्छा देखो ऐसे, फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ CO2 एंड H2O, फाइंड आउट टोटल अमाउंट ऑफ CO2 and H2O formed during combustion of 20 gram diethyl ether, 20 ग्राम डाईइथाइल ईथर। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से सुन ले। What amount of CO2 and H2O are formed when 20 gram diethyl ether completely burned with oxygen? दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन सुन ले। What amount of CO2 and H2O are formed when 20 gram diethyl ether completely burned with oxygen? चलिए मोल में ही निकाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। CO2 और H2O के मोल्स निकालें। चलिए मिस्टेक्स आने शुरू हो गए। सार्थक बंसल, बेटा ध्यान से, इतनी भी क्या जल्दी है? ये तो मोल कॉन्सेप्ट है बेटा, क्वेश्चन कुछ नहीं है। 20 ग्राम मेथेन डाइथाइल ईथर को बर्न करने पे CO2 और H2O कितने मोल बनेंगे? 20 ग्राम डाइथाइल ईथर। यार इतने लोग इधर से उधर कर रहे हैं, मुझे तो अपने कैलकुलेशन पे डाउट होने लगेगा अगर इस तरह से आप करेंगे तो। हाँ, कुछ बच्चों का आंसर अब करेक्ट आने लगा है। चलिए देखते हैं। जैसा कि मैंने बोला कि डाई इथाइल ईथर यानी कि C2H5O एंड C2H5O, तो यहां से आपको देखने से पता चल रहा है कि n की वैल्यू 4 डाल दे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। n की वैल्यू 4 रख दे तो हमारी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो n की वैल्यू 4 रखते हैं, C4H10O, n की वैल्यू 4 यहां पर रखेंगे तो 6O2 ये हो गया। अब इसके बाद देखिए n की वैल्यू 4 रखा है तो 4CO2 and 5H2O, ये बैलेंस इक्वेशन हो गया। अब अगर हम देखें तो ये 20 ग्राम है, अगर इसका मोल मैं निकालता हूं तो इसके मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करना होगा। मॉलिक्यूलर वेट कितना? 4 कार्बन है, 48, 10 प्लस 16, इसको ऐड करेंगे 74 आ जाएगा। 74 ये पूरा क्या हो गया? मोल। ठीक है, ऐड करके देख लीजिएगा। तो ये 74 आ गया। अब यहां पर देखो बेटा क्या हो रहा है, इसके 1 से कितना यूज हो रहा है? 6। अगर मुझे ऑक्सीजन निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो 6 टाइम
कर दीजिए। अगर आप CO2 निकालने में इंटरेस्टेड है तो ये मोल आ रहा है, ये मोल आ रहे हैं। अब अगर मैं H2O निकालने में इंटरेस्टेड हूं तो 5 × 20/74। इन दोनों को अप्रोक्सीमेटली सॉल्व करेंगे आप तो एक आएगा लगभग 1 और दूसरा 1.3 के आसपास आएगा। 1 और 1.3 के आसपास आएगा, कुछ ऐसा आना चाहिए। तो यहां पर देखिए आपसे पूछेगा क्या, अक्सर वो ये तो मोल हो गया, वॉल्यूम पूछ लेते हैं, CO2 का वॉल्यूम पूछ लेते हैं। ये या तो फिर कितना वॉल्यूम ऑक्सीजन कंज्यूम होगा या कितना ग्राम ऑक्सीजन यूज होगा, ग्राम में या वॉल्यूम में पूछते हैं। भाई साहब ध्यान रखिएगा, ये मोल निकाला गया है, ये सारे चीजें मोल पे कैलकुलेट की गई है। अगर आपसे वॉल्यूम पूछता है तो 22.4 का मल्टीप्लाई कर दीजिएगा STP पर। ध्यान में रखेंगे वो गैस के लिए ही अप्लाई करिएगा, गैस के लिए ही अप्लाई करिएगा। और दूसरी बात, अगर वेट पूछता है तो मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देना, आ जाएगा। अब आपके सामने एक और अच्छा पॉइंट बताने जा रहा हूं। यहां पे कुछ कहना तो नहीं है ना? ये मैं सिर्फ आपको ओपन चैन ईथर बता रहा हूं, साइक्लिक ईथर यानी कि इपॉक्साइड ऑक्सीजन। इसके भी बहुत बढ़िया बढ़िया कॉम्बिनेशन मिलते हैं, उसको मैं नहीं टच कर रहा हूं। सीक्वेंस में, ऑर्डर में, डिटेल में चीजें बताई जा रही है। हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर, अगला पॉइंट लिख लीजिए। हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छा पॉइंट है। जैसे मान लीजिए कि हमने एक ईथर लिया, ये H2O एसिडिक मीडियम में मैंने इसको हाइड्रोलाइज किया, तो जो मेरा प्रोडक्ट बनने वाला मैं लिख देता हूं, फिर मैकेनिज्म लिखूंगा तो ताकि थोड़ा आपको समझ में आए। ये बनेगा CH3 C डबल बॉन्ड OH। बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, बहुत ध्यान से इसको देखने की जरूरत है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। अगर मैं मैकेनिज्म में देखिए काफी कुछ देखने को मिलेगा। अगर मैं इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाता हूं साहब, तो ये कुछ इस तरह की चीजों को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ इस तरह से बनेगा। तो इसका मतलब कि अगर मैं इसका रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं, रेजोनेंस हाइब्रिड बनाता हूं जो मिला जुला के बनता है, तो यहां पे कुछ इस तरह से चीजें देखने को मिलेगी।
इस तरह से चीजें देखने को मिलेगी। यहाँ पर होगा डेल्टा प्लस, यहाँ पर होगा डेल्टा माइनस। मुझे नहीं लगता कि इसको देखने के बाद आपको कोई डाउट आ रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ दिख रहा है कि इस पे प्लस और इस पे माइनस, कुछ लोग इसी पर एच ऐड करा देते हैं, उसके लिए मैं बता रहा हूं। तो अब हम अगले स्टेप पे लेते हैं और अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमने H प्लस आयन दिया, तो ये H प्लस आयन यही पे जाएगा, यही पे ऐड होगा, यही पे ऐड होगा और प्लस चार्ज बगल वाले कार्बन पे आएगा। बहुत सारी अच्छी बातें हैं, इसीलिए इसकी रिएक्टिविटी जो नॉर्मल होते हैं ईथर उनसे अच्छी होती है। पहली बात, ये स्टेबल कार्बोकेटायन है, बैक बॉन्डिंग से स्टेबलाइज हो रहा है। स्टेबल कार्बोकेटायन है ये, इससे रेजोनेंस की वजह से, रेजोनेंस के वजह से ये या बैक बॉन्डिंग के वजह से ये स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अब मैं इसको OH माइनस आयन देता हूं, यानी कि H2O से OH माइनस आयन ऐड करूंगा और H प्लस आयन बाहर ले लेंगे। तो पहले मैं ये जॉब कंप्लीट करता हूं। तो हमारे पास यहां पर आ गया OH और इस पर मैंने H ऐड कर दिया। ये चीजें हमारे सामने आ गई। अब हम वापस देखना चाहते हैं कि अगर मैं इसको H देता हूं तो कहां पे H जाना चाहिए, कहां पे H जाना चाहिए। तो थोड़ा सा ऊपर एक्सप्लेन करूंगा, फिर यहां से डायरेक्टली हाइड्रोलिसिस ऑफ अनसैचुरेटेड ईथर आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, ये मैं जगह यूज करना चाहता हूं। तो उसी रिएक्टेंट को मैंने ऊपर रखा यहां पे। अब देखिए डेल्टा माइनस कहां ज्यादा हो सकता है, आप बताइए। तो डेल्टा माइनस यहाँ पे ज्यादा होगा, डेल्टा माइनस ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट। यहाँ पे देखो इधर से भी प्लस आई, उधर से भी प्लस आई, इसके रिस्पेक्ट में यहाँ पे ज्यादा डेल्टा प्लस है, अरे सॉरी डेल्टा माइनस है, और ये H प्लस आयन को अट्रैक्ट करेगा और यहाँ पर आपको H मिल जाएगा। ये प्लस चार्ज हो गया, ये यहाँ पे H हो गया और ये हो गया। एक्चुअली मैं इस पे इतना फोर्स क्यों कर रहा हूं, क्योंकि लोग डायरेक्ट रिजेक्ट कर देते हैं, पार्शियल डबल बॉन्ड नो रिएक्शन, ये बॉन्ड कभी टूट ही नहीं सकता, ऐसे स्टेप्स बोल के लोग रिजेक्ट करते हैं, इसलिए मैं इतना टाइम देके आगे बढ़ रहा हूं। अब क्या हुआ कि यहाँ पर देखिए ये कार्बोकेटायन स्टेबल है, कुछ लोग देखोगे तो ऐसे करके ऐसे रोटेट कर देते हैं, इस तरह से इसको रोटेट कर देते हैं। तो अब आपके सामने क्या हो जाएगा, जैसे ही ये कराएंगे डबल बॉन्ड बनेगा, ये इधर गया OH बन गया, तो सामने आपके आ गया CH3OH, और ये आपने कराया है H प्लस आयन लॉस करने के बाद आपके सामने CH3COH बन जाएगा। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, जिसको पता नहीं होगा वो यूज नहीं कर पाएगा, जिसको पता नहीं होगा वो यूज नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड के कॉन्सेप्ट से आप इस ऑप्शन को तुरंत रिजेक्ट कर देंगे। हाँ, डाउट किसी को है तो बोले भाई, डाउट किसी को है तो बोले। बहुत रेयर केस में ये बुक वगैरह में इसके मैकेनिज्म वगैरह आपको देखने को मिलेगा, बहुत रेयर केस में, इसलिए मैंने इसको डिटेल में रेजोनेंस हाइब्रिड वगैरह बताते हुए मैं आगे बढ़ा हूं।
तो एक बार फिर से बात करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा है कि पार्शियल डबल बॉन्ड बन रहा है, ये बॉन्ड तो नहीं टूटना चाहिए, लेकिन मैंने इसी बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे बढ़ाया। अब मैं अपनी बातें बोल रहा हूं। मैंने पहले तो ये बोला कि भाई एसिडिक मीडियम तुमने यूज किया है, H+ आयन है, तो किस पे डेल्टा माइनस दोनों देखा, तो ये इस तरह से रेजोनेंस हाइब्रिड बनाएगा। उस रेजोनेंस हाइब्रिड का ये स्ट्रक्चर है, तो इसका कंट्रीब्यूशन थोड़ा तो आएगा, जिसकी वजह से इस पे डेल्टा माइनस, इस पे डेल्टा प्लस। तो डेल्टा प्लस ऑक्सीजन पर आया, डेल्टा माइनस कार्बन पर आया। इसका मतलब H+ आयन कार्बन पे ऐड होना चाहिए। हमने कार्बन पे ऐड किया, प्लस चार्ज यहाँ पर आया। तो जो हमने कार्बोकेटायन बनाया, तो हम देख रहे हैं कि वो इस ट्रैक को जस्टिफाई भी कर रहा है, क्योंकि इसका इंटरमीडिएट स्टेबल है। बैक बॉन्डिंग के थ्रू या रेजोनेंस के थ्रू जिसे आप बोलते हो, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बगल में प्लस चार्ज स्टेबल होता है। जैसे ही आपने ये ऐड किया, H2O का OH ऐड करिए, H- करिए, OH ऐड कर दिया, ये मेरा प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इसको फिर मैं ऊपर लेकर आया तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है वो देखिए। जैसे ही आपके पास 2 ऑक्सीजन है, इस पर प्लस आई की वजह से डेल्टा माइनस की इंटेंसिटी ज्यादा होगी। H+ आयन यहाँ पर दीजिए, और फिर ये इस तरह से रोटेट कराकर इसको ब्रेक करिए, इसको डबल बॉन्ड बनाइए, आपके सामने आ गया प्रोडक्ट। चलिए, काफी बोल लिया मैंने। अब आपके सामने एक दो रिएक्शन लिख रहा हूं, जरा उसका प्रोडक्ट लिखिए। ये सारे क्वेश्चन जो मैं करा रहा हूं स्पेशल क्वेश्चंस हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं। चलिए, इसके क्वेश्चंस आप करें, ये थोड़ा सॉल्व करें, मैं हेल्प करूंगा, थोड़ा सॉल्व करो। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, करें इसको। चलिए, थोड़ा अप्रोच मैं करता रहता हूं, जिनको आ रहा है वो करे। H+ आयन देंगे साहब, ये वाला कार्बोकेटायन बनेगा, ऑक्सीजन के बगल में ज्यादा बढ़िया है। आपके पास 2 ऑप्शन है H+ आयन लगाने के, 1 और 2। 1 पे ही लगाएंगे, 2 पे नहीं, क्योंकि 1 वाला प्लस चार्ज इसके साथ बैक बॉन्डिंग में आएगा। तो यहां पर हमने OH लगाया। अब जैसे ही आप H यहाँ पे लगाए, प्लस चार्ज यहाँ पर आया, ये लोन पेयर है, इसके वजह से ये स्टेबल है। इसके वजह से ये स्टेबल है, क्योंकि बैक बॉन्डिंग है, ये स्टेबल। स्टेबल कार्बोकेटायन ड्यू टू रेजोनेंस। अब मैं इस स्ट्रक्चर को वापस लिखना चाहूंगा। एक ही में सारी बातें करने से आप बाद में मुझसे ढेर सारे डाउट पूछेंगे, अलग अलग बच्चों को बताना पड़ेगा। ये समस्या ना आए, इसलिए ज्यादा अच्छा है अपने आप को चेंज कर ले। यहाँ पर देखो बेटा, ये एक्सटेंड करता है, ये रिंग का एक्सपेंशन होगा। यहाँ पर एज्यूम कर प्लस चार्ज, ये एज्यूम कर माइनस चार्ज, इसको मिलाकर एक बॉन्ड बना ले।
तो ये 5 और ये 5 OH बगल वाले कार्बन पर और वहां पर एक प्लस चार्ज। तो कुल मिला जुला के हमें जो बनाना चाहिए, कैसे बनाना चाहिए, इस तरह से बनाइए। ये हो गया और कार्बन कॉमन है, ठीक है, OH हो गया और प्लस चार्ज यहाँ पर आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑक्सीजन का प्लस चार्ज यहाँ पर लोन पेयर के साथ कॉम्बिनेशन में है, सेम चीज यहाँ पर है। फायदा ये हुआ कि इसका रिंग का साइज इंक्रीज हो गया। अब यहाँ पर आप इसको ऐसे रोटेट करा दीजिए, अपना आंसर ले लीजिए। ये आपके सामने प्रोडक्ट बन गया। ध्यान से देखो बेटा, ए जो है ये 4 मेंबर का रिंग है, 4 मेंबर के बाहर प्लस चार्ज है तो रिंग का साइज इंक्रीज कर सकता है, इंक्रीज करके 5 बन रहा है। सिस्टम क्या हो रहा है, स्टेबलाइज हो रहा है, तो रिंग का एक्सपेंशन होगा। यहाँ पे डांसिंग रेजोनेंस जैसा कुछ नहीं है। फिर से एक बार देखते हैं, काफी बच्चे जिद कर रहे हैं, जिद करना चाहिए, आदत है। यहाँ पर देखिए प्लस चार्ज H प्लस आयन यहाँ ऐड कर सकते हो, यहाँ ऐड कर सकते हो, दोनों जगह प्लस चार्ज रखे तो कौन सा प्लस चार्ज स्टेबल होगा, ये वाला। अगर मैं इसको माइनस में ब्रेक कर दूं, इसको प्लस में ब्रेक कर दूं, तो ये वाला प्लस चार्ज स्टेबल है, तो इसको मैंने H से ज्वाइन कर दिया, मेरा काम यहाँ तक हो गया। ये ऐसा होना भी चाहिए क्योंकि यहाँ पे बैक बॉन्डिंग जैसा कुछ मिल रहा है। अब दूसरी बात मैंने देखा, प्लस चार्ज इस रिंग के बाहर है, इसका साइज 4 मेंबर का है। अगर ये रिंग का साइज इंक्रीज करता है तो 4 से 5 में जाएगा, और ये जो फायदे वाली बात है, ये चीज तो मेंटेन ही है। तो ऐसा इसने मैंने किया, रिंग का साइज इंक्रीज किया और इस तरह से रोटेट कर कर इसको कीटोन में कन्वर्ट कर लिया। बेटा OH पे अटैक करोगे तो कार्बोकेटायन कहाँ बनेगा, यहाँ पे। ये अच्छा कार्बोकेटायन है, ये अच्छा कार्बोकेटायन है, ये वाला अच्छा है, ये बैक बॉन्डिंग बना रहा है, ये थोड़ी अच्छा है। अब आपके सामने एक दो क्वेश्चन लिख रहा हूं, जरा आप उसके आंसर करें। मैं इस टाइप के क्वेश्चन इसी जगह दे देता हूं ताकि आप बाद में ये ना बोले कि सर आपने यहाँ पर ऐसे किया था, वहां पे ऐसा किया था। रिलेट करने में मुझे थोड़ा आसानी होगी। इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस करिए। चलो पहले इसको करो, एसिडिक मीडियम में इसको हाइड्रोलाइज करो। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आया दिमाग में।
इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिखें। इन दोनों का प्रोडक्ट आप लिखें। बेंजीन तो नहीं बनेगा, गलत बातें न करें। तो यहां पर H+ आयन दोगे बेटा, तो ये H+ आयन कौन लेगा, यहाँ पे जाएगा और प्लस चार्ज यहाँ पे क्रिएट होगा। तो इससे जो बनने वाली बातें हुई, यहाँ पर CH3 और ये प्लस चार्ज, और वापस इसको H2O से OH दे दो, ये बन गया। फिर इसको H+ आयन दे दो, तो सेम पैटर्न पर है रिएक्शन, सेम पैटर्न पर रिएक्शन है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। कौन H लेगा, ये लेगा। अभी मैंने बताया था जिसको डाउट हो वो मैकेनिज्म पे जाए। ये वाला लोन पेयर है, ये लोन पेयर ऐसे कराएंगे, ये ऐसे जाएगा, दोनों के दोनों खुश हो गए, और यहाँ पर आपके सामने जो फिनॉल बन गया और CH3CHO बन गया। इन दोनों का नाम लिखो, यहाँ पे जो प्रोडक्ट बन रहा है उसका नाम लिखो। दूसरे वाले का भी नाम लिखो, दो नाम आएंगे। कुछ बच्चे तो बहुत ही फास्ट करते हैं, बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स देते हैं। हाँ ठीक है, इथाइल अल्कोहल नहीं होगा, अल्कोहल एक भी नहीं बनेगा। चलिए यहां से देखो बेटा, पहले तो मैं इसको H+ आयन देता हूं, तो H+ आयन दूंगा तो प्लस चार्ज ये बनेगा जो ना 3 डिग्री के साथ आपके साथ, यहाँ पे देखो ये प्लस चार्ज ज्यादा स्टेबल है, यहाँ पर H ऐड किया। अब इसके बाद हमने H2O का OH ऐड किया, ठीक है। H2O का OH ऐड किया, H बनाते रहते हैं। फिर ये लोन पेयर है बेटा, H+ आयन देते हैं। काफी ढूंढने के बाद ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं। ये OH हो गया और यहाँ पर ये H हो गया, ये प्लस चार्ज हो गया, क्योंकि ये रेड का मार्कर से यूज कर रहा हूं मैं। ये आप इस तरह से इसको H+ आयन दिया, ठीक। अब इसको इधर लेकर जाइए, ये इधर लेकर जाइए, तो आपके सामने क्या आया, ये एसीटोन आया और साथ में इसके साथ OH आया, ये टाटोमेराइज हो जाएगा। टाटोमेराइजेशन के साथ एल्डिहाइड दे देगा CH3CHO, तो फाइनल प्रोडक्ट ये और ये बनेंगे। फाइनल प्रोडक्ट ये दोनों बनेंगे। क्वेश्चन देखो बेटा, कोई डाउट है इसमें?
ठीक है, अब आते हैं, मैं इसका जो साइक्लिक इपॉक्साइड है उसको मैं सेपरेट करके ही पढ़ाऊंगा, जिसे ऑक्सीरेन या इपॉक्साइड बोलते हैं। वो अपने आप में डिटेल में जाएगा, एक लेक्चर के पूरा आएंगे। नेमिंग, आईपीएसी नेम और कॉमन नेम हो गया, प्रिपरेशन हो गया, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, वो अलग जाएगा। इपॉक्साइड वो भी साइक्लिक ईथर ही है। अभी तो मैं ओपन चेन ईथर की बात कर रहा हूं, जिसमें कि मैंने ये क्वेश्चन कराए। अब हम बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, ईथर के फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर, तो अगर आप देखें डाइमिथाइल ईथर या फिर CH3O CH2 एंड CH3, ये आपको गैसेस फेज में मिलेंगे। इसके अलावा बाकी सारे कलरलेस लिक्विड फेज में मिलते हैं। लिख लो पहला पॉइंट। डाइमिथाइल ईथर एंड इथाइल मिथाइल ईथर प्रेजेंट इन गैसेस फेज एंड अदर ईथर, नीचे सेकंड पॉइंट करके लिखो बेटा। अदर ईथर्स आर colorless liquid phase. Other ethers are colorless liquid phase. उसी में कामा दे के लिख लो, लिक्विड ethers are highly volatile. Liquid ether are highly volatile. तो डाइमिथाइल ईथर, ethyl methyl ether are in gaseous phase. Other ethers are present in liquid phase, and liquid ether are highly volatile. Liquid ether are highly volatile. अगर हम देखें तीसरा पॉइंट, तो डेंसिटी ऑफ ईथर लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। ईथर की डेंसिटी वाटर से कम होती है, या ईथर वाटर से लाइट होता है। लिख लो, डेंसिटी ऑफ ईथर लेस देन डेंसिटी ऑफ वाटर। वैसे डाई इथाइल ईथर की बात अक्सर हम करते हैं। डाई इथाइल ईथर C2H5O एंड C2H5, इसकी डेंसिटी अगर देखोगे तो 0.713 ग्राम पर मिलीलीटर होगा। ग्राम पर मिलीलीटर होगा। अगर डेंसिटी ऑफ वाटर देखते हो तो इसका होगा 0.998 ग्राम पर मिलीलीटर। अप्रोक्सीमेटली लोग 1 लेके यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से देखेंगे तो वाटर ईथर से ज्यादा हैवी होता है। तो अब यहाँ पे बात होती है, ईथर की पोलैरिटी कम होने की वजह से वाटर में इसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है, और ईथर अपने आप में ही सॉल्वेंट की तरह वर्क करता है, या
एज ए सॉल्वेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन में यूज किया जाता है। इस पॉइंट को लिख लिया, डेंसिटी लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, सॉल्युबिलिटी ऑफ ईथर, solubility of ether in H2O very less. Solubility of ether in H2O very less. Solubility of ether in H2O very less. Next point, ether are very good solvent. Next point, ether are very good solvent. ether एक अच्छा solvent है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हमेशा ईथर में ही रखते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो रखा जाता है, प्रिपेयर किया जाता है, इसको ईथर में रखते हैं। टेट्राहाइड्रोफ्यूरान THF कितना अच्छा सॉल्वेंट की तरह हमेशा हम इसको यूज करते रहते हैं। ये सारे ईथर ही है। ईथर आर वेरी गुड सॉल्वेंट। बॉइलिंग पॉइंट देखेंगे तो ईथर का बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। लिख लो, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ईथर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। अगर हम अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें बेटा, तो अगर सेम मॉलिक्यूलर मास का CH3CH2OH इसका ले, इसी का अगर हम ईथर बना ले तो बॉइलिंग पॉइंट इसका बहुत ज्यादा होता है। क्यों? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग वेरी लेस होता है, लोग नेग्लिजिबल ही मान लेते हैं। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत कम होता है। ईथर में हाइड्रोजन बॉन्डिंग काफी कम होता है। अब क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन मैं जो लिख रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉइलिंग पॉइंट का बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, अक्सर लोग इसको पूछते रहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। इसको मान लीजिए ए, इसको मान लीजिए बी, फिर आपके सामने आता है सी, फिर डी एसीटोन, एसीटोन आ गया। अब CH3 एथेनॉल, CH3CO। चलिए करिए। इनके बॉइलिंग पॉइंट को डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करो। ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इनके मैं बॉइलिंग पॉइंट भी बता दूंगा। डिक्रीजिंग ऑर्डर में इनके बॉइलिंग पॉइंट को अरेंज करना है। अरेंज बॉइलिंग पॉइंट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, बहुत ध्यान से करिएगा। आंसर करे। जैसा कि आप जानते हो कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्डर सेम है,
ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ही दिया गया है, 97 ऐसा है इसका, इसका होता है 80 डिग्री सेंटीग्रेड, अगले वाले का होता है 78 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका होता है 56 और इसका अप्रोक्सीमेटली 20 डिग्री सेंटीग्रेड, ऐसा होता है। याद कर ले, ये वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत बार देखने को मिलेगा, बहुत बार। मॉलिक्यूलर मास अगर देखे बेटा, इन दोनों का देखो, ये वाला देखो, इसको मैं फोकस कर देता हूं, क्या है, CH3 CH2OH, और ये क्या है, CH3 CONCH3। मॉलिक्यूलर मास देखो बहुत ज्यादा डिफरेंस आएगा, जबकि बॉइलिंग पॉइंट इसका ज्यादा होता है, और वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वजह से होता है। काफी डिफरेंस है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख ले, वेरी इंपॉर्टेंट। अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा रोल प्ले करता है, उसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, फिर भी इसका ज्यादा है, वो गया है। बेटा मैं तुम्हें एक ऑर्डर बता रहा हूं, मैंने बता रहा हूं, देखो इसमें एल्कोहल, एल्कोहल का हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ज्यादा होता है। यहाँ पर देखो जंप ज्यादा के मिल रहे हैं, तो ऑर्डर आराम से पूछा जा सकता है। ये दोनों लोग नहीं लेते हैं क्योंकि 2 डिग्री का है, अक्सर लोग इधर उधर करके लिख देते हैं। इन दोनों में काफी डिफरेंस है, मॉलिक्यूलर मास का भी डिफरेंस है, बॉइलिंग पॉइंट का भी डिफरेंस है, और आंसर एक दूसरे के अगेंस्ट में जा रहे हैं। अगर मैं बॉइलिंग पॉइंट से बोलूं तो मैं यही, मॉलिक्यूलर मास से बोलूं तो मैं इसी को प्रेफरेंस दूंगा, लेकिन होता इसका है क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग है इसमें। आप चाहो तो लिख लो, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये आप ध्यान में रखेंगे, ये आप ध्यान में रखेंगे। इसमें भी सेम है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होता है बेटा, जब हाइड्रोजन दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच में आ जाए। तो कीटोन में कैसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी, कहां से होगा, इसमें नहीं होगा। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो यहाँ पर ये पॉइंट बहुत काम का है, मैं वापस आपको बोल रहा हूं, कई बार आपको देखने को मिलेगा, कई बार आपको देखने को मिलेगा, इसलिए ये एक टाइप का ऑर्डर मैंने आपको एक साथ दे दिया। तो जैसा कि मैंने, एक और पॉइंट है डाइपोल मोमेंटम, वो काफी बार बता भी चुका हूं, फिर भी मैं रिटर्न में दे देता हूं। डाइपोल मोमेंटम ऑफ ईथर वेरी लेस बट नॉट जीरो। अगला पॉइंट लिख लो, डाइपोल मोमेंट ऑफ ethers वेरी लो बट नॉट जीरो, जीरो नहीं होता है, ये ध्यान में रखना। अगर मैं H रखूं तो इसमें ज्यादा होगा, CH3 ऐड कर देता हूं। ये डायग्राम आज ही मैंने बनाया था। तो इसकी पोलैरिटी कम होने के वजह से वाटर में ये कम सॉल्युबल होता है। नीचे एक लाइन लिख लो, ड्यू टू लेस पोलैरिटी, ड्यू टू लेस पोलैरिटी, पोलैरिटी ether, due to less polarity, ether are less soluble in H2O.
ड्यू टू लेस पोलैरिटी ईथर्स आर लेस सॉल्युबल इन H2O। ईथर के लेस पोलैरिटी की वजह से ये वाटर में लेस सॉल्युबल होता है। अब असाइनमेंट के कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आंसर करना शुरू करिए। अब आप लोग की बारी आ गई। टॉपिक को सीख लिया आप लोगों ने। 1 2 3 क्वेश्चन 1 2 3 के आंसर करना शुरू करें। ये जो क्वेश्चंस आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं सारे क्वेश्चन एम्स के हैं। देखने में आपको आसान लग रहे हैं लेकिन सबका वेटेज तो बराबर ही होता है। उनके हिसाब से ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है। अगर आपने ईथर डिटेल में नहीं पढ़ा हो और एक ही चीज को बार बार नहीं देखा हो तो शायद आपकी भी हालत खराब हो जाए। ये सारे क्वेश्चन एम्स में पूछे गए हैं, आगे ईयर्स भी लिखे गए हैं, तो आप आंसर थोड़ा ढंग से करें, थोड़ा टाइम ले, आंसर ढंग से करें, गलत न करें। आपसे रिक्वेस्ट है गलत न करें, अदरवाइज मुझे कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो मैं नहीं चाहता। बी और सी में क्या प्रॉब्लम है? 2 डिग्री का डिफरेंस है, ध्यान में रखें। जहां पे नंबर बहुत पास पास होता है वो क्वेश्चन इंफॉर्मेशन के तौर पे ध्यान में रखा जाता है। जहां पे डिफरेंस बहुत ज्यादा होते हैं वो पॉइंट लॉजिकल बन जाता है, अक्सर क्वेश्चन वही से वो उठाते हैं। आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर करें। पहला ही आंसर गलत आ गया, क्या बात है। नहीं, कुछ बच्चे सही भी कर रहे हैं। आप लोग अच्छे इंजीनियर के साथ साथ अच्छे डॉक्टर भी बनेंगे। हर तरह की प्रैक्टिस आपको कराई जाएगी, हर सिचुएशन में आप अच्छा रिस्पांस दे सके। तो यहाँ पर देखो बेंजीन रिंग पे 2 ग्रुप लगे हैं, दोनों ही इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। OCH3 ये प्लस M से लगा रहा है, ये प्लस हाइपर कंजुगेशन। किसकी बात मानेंगे साहब? इसकी बात मानेंगे। और ये आर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है, इसके पैरा पोजीशन पे अटैक कराएंगे। आर्थो वाला माइनर बनेगा रिपल्सन की वजह से। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन पूछा है इन्होंने। तो फर्स्ट का बी। एम्स के क्वेश्चन है साहब, ध्यान से, थोड़ा तो प्रॉब्लम होगा। इनके क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन और बहुत ही लॉजिकल वे में पूछते हैं। वो बहुत ही लॉजिकल वे में पूछते हैं, ध्यान से आंसर दे। तो यहाँ पर हमारे पास दो, एक ऑप्शन ये है, ये है, ये यहाँ पे नहीं जाएगा साहब, क्राउडिंग है। यहाँ पर भी सेम रीजन क्राउडिंग है, यही बेस्ट पोजीशन है, इसी को मेजर बनाएगा और यही पे बीआर का एडिशन होगा, क्योंकि इन दोनों में ज्यादा हैवी साइज इसका है। तो फर्स्ट का बी। अगर कोई मेरे आंसर से खुश ना हो तो वो अपनी बातें लिख सकता है, मैं अक्सर देखता रहता हूं। फिर भी अगर आपकी बातें नहीं सुनी जा रही है तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, वहां पर मैं आपकी बातें कंसीडर कर लूंगा। 1 क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बच्चों ने किया, वेरी गुड। अंकुश ने कल सही किया है, सिद्धार्थ शुक्ला ने भी सही किया है। सेकंड का आंसर ए होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है,
इसमें फर्स्ट वाला जो होगा SN2 होगा, सेकेंड वाला SN1 होगा। दोनों पूछ लिया है इन्होंने, दोनों पूछ लिया है, इसलिए जिसको पता होगा वही बता पाएगा कि कहां पर क्या करना चाहिए। ये आप साहब SN1 से लेकर जाएं और ये SN2 से लेकर जाएं, ठीक है, तब आपका आंसर ए आ जाएगा। सेकंड का ए होगा, सेकंड का ए होगा। SN2 में क्या होता है, छोटे वाले को आयोडीन मिलता है, इसको आयोडीन मिलेगा, इसको हाइड्रोजन। इसमें किसको मिलता है, स्टेबल कार्बोकेटायन को आयोडीन मिलेगा, तो ए आ जाएगा। थर्ड का आंसर बताए जरा तो। थर्ड का आंसर बताएं। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़े। आदित्य कुमार ने सही आंसर कर दिया भाई। आदित्य कुमार मिश्रा ने सही आंसर किया है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्या बोल रहा है। थोड़ा प्रॉब्लम होगा इन क्वेश्चंस में, थोड़ा प्रॉब्लम होगा। अब मैं चाहता हूं कि जो आप कर पाओ वो ही आगे बढ़े, थोड़ा सा मैं टाइम भी दे रहा हूं। हाँ, थर्ड का बी है। इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, जो कायरल सेंटर है ना, वो चाहते हैं कि उस पे कोई डिस्टरबेंस ना हो, वो चाहते हैं उस पे कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो थर्ड का ए अगर मैं चेक करता हूं, थर्ड का ए चेक करता हूं, एच एच डी और ये CH3, अगर मैं इसका रिएक्शन सोडियम के साथ कराता हूं तो मेरे पास जो है ऑक्सीजन पे माइनस और ये सोडियम और ये H और ये CH3 और ये D। अब इसके बाद मैंने रिएक्शन कराया CH3Br से, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बना OCH3HD एंड CH3। मजे की बात ये है कि ये मेरा कायरल सेंटर है, ये कायरल सेंटर है। हमने रिएक्शन यहाँ पे कराया तो कायरल सेंटर मेंटेन रखा। फिर जब ये ऊपर से ही रिएक्शन करा रहा है तो इस कायरल सेंटर पे मैंने कोई डिस्टरबेंस नहीं किया है। यही चेक करना है कि किसमें डिस्टरबेंस हो रहा है। तो बी वाले में डिस्टरबेंस आपको देखने को मिलेगा। इसका मैंने पैराग्राफ भी दिया था आप लोगों को, इसका मैंने पैराग्राफ भी दिया था और क्वेश्चंस भी कराए थे। शायद अभी याद ना आ रहा हो, अब याद आ जाना चाहिए। अगर अभी ना आए तो वो दिमाग किसी काम का नहीं है। मार्केट में जाइए, चेंज कर लीजिए उसको। यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, ये यहाँ पे जाएगा, Cl बाहर निकाल देता है, टॉसिल क्लोराइड बोलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, वापस अगर आप कराते हो CH3O माइनस तो वो इन्वर्जन रिएक्शन देने लगता है, OSO। ये आपके सामने आ गया, यहाँ पर ये प्रोडक्ट हो गया, ये H हो गया, ये D हो गया, ये CH3 हो गया। तो ये सब 1 डिग्री ही है साहब, ये H और D है। तो CH3O माइनस जब अटैक कराओगे तो इस पर कराओगे तो ये निकल जाता है। तो यहाँ पर आपने कायरल सेंटर पे डिस्टरबेंस किया है और वही वो पूछ रहे हैं कि किसमें कायरल सेंटर पे डिस्टरबेंस हो रहा है। तो थर्ड का आंसर बी होगा, बाकी आप उसी हिसाब से चेक कर लेंगे, ठीक है। सी वाले में आपका मर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, तो यहाँ पर तो आप करते नहीं, डबल बॉन्ड पे सारी बातें होते हैं, कार्बोकेटायन में रीअरेंजमेंट वगैरह भी नहीं होगा। डी वाले में भी आपको इपॉक्साइड या ऑक्सीरेन, डी वाले में आपका ऑक्सीरेन बनेगा। ये हमारा नेक्स्ट क्लास का टारगेट है, ऑक्सीरेन नेक्स्ट क्लास में आपको बताया जाएगा। इपॉक्साइड वाला, जिसको थर्ड के डी में प्रॉब्लम है वो थोड़ा अगली क्लास का वेट कर ले, क्योंकि अगली क्लास में मैं ऑक्सीरेन इपॉक्साइड ही बताने वाला हूं, तो वहां पे वो
अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5। सर थोड़ा क्वेश्चन आगे बढ़ाइए। ये सारे क्वेश्चंस एम्स के हैं, करे फटाफट। क्वेश्चन नंबर 4 का पहले आंसर करें। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा बढ़िया क्वेश्चन मुझे लगा है, काफी कुछ है इसमें। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें। मैं नहीं चाहता कि जो चैप्टर मैं आपको करा रहा हूं किसी भी तरह की कोई कमी रह जाए, इसलिए मैंने अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस के कलेक्शन में करता रहता हूं और अच्छी अच्छी जानकारियां आपको देता रहता हूं। यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है और कैसे हो रहा है, बहुत ध्यान देने की जरूरत है। इतना आसान ये नहीं है, इतना आसान ये नहीं है। फोर्थ का आंसर दीपांशु ने सही आंसर कर दिया भाई, ठीक है। और एक कोई था, ठीक है। यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखो पहले बेटा, यहाँ पर होगा SN2, क्योंकि इस पे प्लस चार्ज रख चाहे इस पे प्लस चार्ज रख, दोनों प्लस चार्ज अनस्टेबल है। यहाँ पर होगा SN1, ये वाला प्लस चार्ज स्टेबल है। ध्यान से देखिए, दो ऑक्सीजन के लिंकेज है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिए हैं एम्स वालों ने। दिए क्या है, पूछे हैं, बच्चों की हालत खराब हो जाती है। यहाँ पर SN2, यहाँ पर SN1। SN1 में मैंने बताया था कि स्टेबल कार्बन